Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name The Wise Fool. वाइज और फूल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, तो ये तो हम चैप्टर पढ़ के ही जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम द वाइज फूल क्यों रखा गया है. ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं. लेट्स वार्म अप. थिंक अबाउट द वेजिटेबल यू लाइक एंड यू डोंट लाइक. राइट द नेम इन बोथ द कॉलम्स. वेजिटेबल जो आपको पसंद है और जो वेजिटेबल आपको पसंद नहीं है, इन दोनों चीज़ों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है. द विजडम ऑफ गॉड. चैप्टर का ओरिजिनल नेम तो कहा जाए तो यही है, द विजडम ऑफ गॉड. चलिए देखते हैं इसमें क्या है. वन हॉट डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ अ वॉलनट ट्री. आफ्टर व्हाइल he saw some vine planted in a nearby field with huge pumpkins growing on them. Okay, so एक दिन एक बहुत गर्मी का दिन था और मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो रेस्ट कर रहे थे एक वॉलनट ट्री के नीचे. वॉलनट मतलब अखरोट के पेड़ के नीचे वो आराम फरमा रहे थे. तो क्या हुआ, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि आसपास में एक वाइन प्लांट किया गया. वाइन मतलब ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट जो रिंग ज़मीन पे फैलते हैं, है ना वो ऊपर पेड़ की तरह फैलते हैं, ना वो श्रब्स या हर्ब्स की तरह होते हैं कि छोटे पौधे या बड़े पौधे. नहीं, वो उनकी जितनी भी फैलावट होती है, जितने भी उसमें निकलता है, वो सारा ज़मीन पे ही फैला रहता है. तो ऐसी चीज़ों को वाइन कहा जाता है. ठीक है, वाइन प्लांटेड था वहाँ पर और नियर बाय फील्ड में, और उन्होंने वहाँ देखा एक ह्यूज पम्पकिन, बड़ा सा पम्पकिन उनमें उग रहा था. लुकिंग अप एट द बिग एंड स्टर्डी वॉलनट ट्री ही वंडर्ड, गॉड इज़ ग्रेट, but I wondered why such a small walnut should be growing on such a huge tree with a thick stem and strong branches. These branches could easily carry the great pumpkin that grow on the weak and delicate vines in that field. Okay, so एक बड़े से इतने बड़े से, जो आपने कभी वॉलनट का अगर पेड़ देखा हो तो वॉलनट का पेड़ बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रांग होता है. उसके जो ट्रंक्स होते हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं. उस पर वो इतना छोटा सा फ्रूट लगता है, मतलब वॉलनट जो है इतना छोटा सा फ्रूट लग रहा है. तो उसे देखकर उन्हें लगा कि भगवान भी गज़ब है कि इतने छोटे से स्मॉल से वॉलनट के लिए इतना बड़ा सा पेड़ दे दिए, जबकि इसकी जो स्टेम है, इसकी थिकनेस है, उसके हिसाब से तो ये पम्पकिन भी कैरी कर सकता था. दिस ब्रांचेस कुड ईजीली कैरी ग्रेट पम्पकिन दैट ग्रो ऑन द वीक. जबकि ये जो पम्पकिन है वो बेचारा इस वीक सी जो वाइन है उस पर उग रहा है, या फील्ड में ऐसे ज़मीन पे उगा है. द वाइन्स आर अनेबल टू बियर द वेट ऑफ देयर ओन फ्रूट. जबकि ये जो वाइन्स हैं इनके अंदर खुद ही इतनी जानी है कि अपने फ्रूट को कैरी कर सकते हैं, इसलिए वो ज़मीन का सहारा लेते हैं. सम टाइम आई जस्ट अनेबल टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड. तो उन्होंने सोचा, मैं तो कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ कि भगवान ने क्या बनाई है, कैसी चीज़ें बनाई हैं. थिंकिंग दिस मुल्ला नसरुद्दीन डॉज्ड ऑफ. और ये सोचते सोचते मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो सुस्ताने लगे, सो गए. Soon a walnut fell off the tree and stuck him on his bald head. Bald head मतलब जिसके यहाँ पर बाल नहीं होते, मतलब गंजे होते हैं, उनको कहते हैं bald headed. ओके, bald head. तो जो नसरुद्दीन जी थे वो वहाँ पर सो गए थे. सोने के बाद क्या हुआ, वॉलनट से एक जो वॉलनट जो था वो फेल हुआ. ट्री पे से एक वॉलनट जो था फेल होकर उनके बाल, मतलब जो एरिया उनका खाली था जहाँ पर बाल नहीं थे वहाँ पर गिरा. He got up at once, lifted up his hand and bowed to the heavens, saying, "Oh my God, forgive me for questioning your ways. You are indeed wise. What would have happened now if pumpkin grows on trees?" Okay, तो जैसे उनके सर पे वो आके गिरा, उनकी नींद खुल गई और वो उठे और उन्होंने देखा और अपने हाथ जोड़ते हुए ऊपर वाले से माफ़ी मांगी कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो मेरी इस बेकार के क्वेश्चंस के लिए. तुम समझदार हो, क्योंकि अगर इस पेड़ पर, इस वॉलनट की जगह एक पम्पकिन उगता और वो मेरे सर पे आके गिरता तो मेरा क्या हाल होता. टीचिंग. थिंग्स आर मेंट टू बी द वे दे आर. सो जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वो वहाँ अपने आप ही रहती है या पहुँच जाती है. वी ह्यूमन्स एट टाइम कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स. कई बार हमें ऐसा लगता है कि नेचर कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है. हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए मगर नहीं होता. तो इट मीन्स कि वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भगवान ने कुछ और ही डिसाइड कर रखा है. थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट टू नेचर एंड गॉड. जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए. ठीक है, तो जो भी जैसी चीज़ होगी वो आपके साथ हो जाएगी. जो होना होगा वही होगा, आपके चाहने या आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला.
इस चैप्टर की यही टीचिंग थी कि जो चीज़ जिस तरह से बनी है, जिस तरह से है, उसे वैसे ही छोड़ दें। ज़्यादा समझदारी दिखाने की या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे काम कर रही है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। जो चीज़ जहाँ के लिए बनी है वो वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। और बाकी चीज़ें जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है उसे हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। द बोरोड पॉट। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, द बोरोड पॉट, मतलब बोरोड मतलब उधार लिया हुआ घड़ा। वन डे मुल्ला नजरुद्दीन बोरोड अ पॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड। अच्छा, मुल्ला नजरुद्दीन ने अब क्या किया कि एक दिन अपने एक दोस्त से एक जो पॉट था वो बोरो किया। द नेक्स्ट डे रिटर्न द सेम पॉट अलॉन्ग विद अ स्मॉलर पॉट टू द फ्रेंड। अब उन्होंने अगले दिन वो पॉट दिया और उसके साथ एक छोटा पॉट और भी दे दिया। सरप्राइज फ्रेंड लुक्ड एट द स्मॉल पॉट एंड आस्क्ड, व्हाई हैव यू गिवन मी अनदर पॉट? सो उनके जो फ्रेंड था उसने सरप्राइज होकर उससे पूछा कि तुमने मुझे मेरा पॉट तो वापस किया, मगर उसके साथ ये छोटा पॉट क्यों वापस किया? योर पॉट गेव बर्थ वाइल आई हैड इट, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने बोला कि जब तुम्हारे पॉट जो था जब मेरे पास था तो इसने एक स्मॉल पॉट को जन्म दिया है। सो आई एम गिविंग यू चाइल्ड टू, तो मैं तुम्हें इसका बच्चा भी वापस कर रहा हूँ। जो ये पॉट था इसका जो बच्चा स्मॉल पॉट है वो भी तुम्हें वापस कर रहा हूँ। द फ्रेंड वॉज हैप्पी टू रिसीव द बोनस क्वाइटली। ओके, सो जो फ्रेंड था वो तो खुशी था कि अच्छा है, बड़े घड़े के साथ या बड़े पॉट के साथ एक छोटा पॉट और आ गया। द नेक्स्ट वीक मुल्ला नसरुद्दीन once again borrowed the original pot from his friend. After a week passed, friend asked Nasruddin to return it. So एक हफ्ते बाद नसरुद्दीन ने वापस जो था वो बोरो किया पॉट को और कहा कि ओरिजिनल वाला, बच्चा वाला नहीं चाहिए, जो बड़ा वाला है वही चाहिए। तो उसके फ्रेंड ने उसे दे दिया। अब एक हफ्ता बीत भी गया, अब नसरुद्दीन उससे वापस ही ना करे, सॉरी। तो नसरुद्दीन से उसने पूछा कि भाई मेरा वापस करो। तो नसरुद्दीन ने उसे बोला, सॉरी बट आई कैन नॉट। सेड नसरुद्दीन, व्हाई नॉट? आस्क्ड द फ्रेंड। वेल, नसरुद्दीन आंसर्ड, आई हेट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़ बट योर पॉट हैज़ डाइड। सो नसरुद्दीन ने बोला कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उसने बोला, क्यों नहीं दे सकते? उसके फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम मुझे मेरा पॉट वापस क्यों नहीं कर सकते? तो नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, मगर तुम्हारा पॉट जो है वो मर गया है। तो वॉट? क्राइड द फ्रेंड इन डिसबिलीफ। ही येल्ड, हाउ कैन अ पॉट डाई? तो उन्होंने बोला कि पॉट के, तो उसने बोला कि पॉट मर गया। तो उनका जो दोस्त था वो चिल्लाने लगा, उसे बिलीव ही नहीं हो कि उसका पॉट मर सकता है। उन्होंने पूछा कि पॉट कैसे मर सकता है? सो वेल, यू बिलीव्ड इट गेव बर्थ, सेड नसरुद्दीन, सो व्हाई इज इट दैट यू कैन नॉट बिलीव इट डाइड? सो व्हाई इज इट दैट यू कैन नॉट बिलीव इट डाइड? सो उन्होंने बोला कि तुम ये बिलीव कर सकते हो कि जो तुम्हारा पॉट था उसने एक बेबी स्मॉल पॉट को बर्थ दिया, ये जन्म दिया, मगर ये बिलीव नहीं कर सकते कि वो जो जन्म देने वाला पॉट है वो मर भी सकता है। सो यहाँ की जो चैप्टर की टीचिंग है वो ये है, टीचिंग डू नॉट बी ग्रीडी, यू विल लूज मोर देन यू गेन। सो ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो, ऐसा ना हो कि छोटा सा सामान पाया और ज़्यादा सामान खो दिया, है ना। सो हमेशा जितना तुम्हारा है उसी को अपने पास रखो, ज़्यादा की लालच में नुकसान ही होता है हमेशा। सो ये थी हमारी दूसरी स्टोरी की टीचिंग, या हमारी मॉरल जो था, या हम कह सकते हैं हमारी सीख जो है इस चैप्टर में या हमारी स्टोरी से, वो ये थी। नाउ द रॉयल बैंक्वेट। अब हमारी थर्ड स्टोरी है और इसमें भी एक सीख मिलेगी हमको, ध्यान से सुनिएगा। अ रॉयल बैंक्वेट was held by the Amir and everyone was invited. मुल्ला नसरुद्दीन came for the feast too. So एक रॉयल बैंक्वेट जो था उसमें खाने का न्योता दिया गया, मतलब इनविटेशन दिया गया सबको। आमिर जो था उसने ये सारा इंतज़ाम किया था और मुल्ला नसरुद्दीन भी वहाँ पर गए थे खाना खाने। When the officials saw him in his ragged cloak, they made him sit in a place as far away as possible from the great table, where the most important people were being waited on hand and foot. Okay, so जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि जो ऑफिशियल थे या जो गेट कीपर्स थे, जब उन्होंने देखा कि वो बहुत फटे पुराने कपड़े में आए हैं, तो उन्होंने उन्हें उठा के ऐसी जगह पे बैठा दिया जो मेन टेबल था उससे बहुत दूर बैठाया, ताकि लोग उन्हें ये ना देख सके कि कैसे गरीब इंसान आए हैं। वहाँ पर सब लोग जो अच्छे वेल ड्रेस्ड लोग थे वो वहाँ पर जाके बैठे थे। मुल्ला नसरुद्दीन saw that it would be an hour at least before the waiters reached where he was sitting, so he got up and went home.
He dressed himself in an attractive cloak and turban and returned to the feast. अब क्या हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि जहाँ उन्हें बिठाया गया है वहाँ तक खाना आते आते 1 घंटा लग जाएगा। तो वो क्या किया, उन्होंने वहाँ से उठे, अपने घर गए, अच्छे कपड़े पहने, एक अच्छी सी पगड़ी बांधी और वापस आ गए खाना खाने के लिए। As soon as the heralds of the Amir saw his grand sight, they started to beat the drum of welcome and to blow the trumpet in manner befitting a visitor of high rank. So जैसे ही वो उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा ये तो काफ़ी रिच आदमी लग रहा है, उनके कपड़े वगैरह बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने क्या किया, ड्रम बजाना शुरू किया, ट्रम्पेट्स बजाना शुरू किए, क्योंकि वो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी अच्छे और रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। Now the Chamberlain himself came, the magnificently dressed Mullah Nasruddin, to the place close to the Amir. तो अब जो उनके जो और जैसे मैनेजर वगैरह होते हैं ना, वो उनके पास आए और उनको मुल्ला नसरुद्दीन को आमिर के पास ले गए, जहाँ वो खाना खा रहे थे वहाँ पास में ले गए। अ डिलीशियस डिश वॉज इमीडिएटली प्लेस्ड बिफोर हिम विदाउट अ पॉज, और बिना किसी इंतज़ार के उनके सामने खाना जो था वो अच्छा सा खाना परोस दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन began to rub handful of it onto his turban and cloak. The Amir said, "Your way of eating is new to me. Nothing special," said Mullah Nasruddin. "It was because of the clock that I was allowed to come in here. It was also the clock that got me the food. Surely it deserved the rightful share." So उन्होंने खाने को लिया और अपने टर्बन और अपने कपड़ों वपड़ों पे रब करने लगे। तो उन्होंने बोला आमिर ने कि मैंने ऐसा खाने का तरीका तो कभी किसी के यहाँ देखा नहीं है कि जिस तरह से आप खा रहे हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस क्लॉक और इस टर्बन की वजह से, मतलब ये जो कपड़े मैंने पहने हैं इसकी और ये जो टर्बन है इसकी वजह से मुझे यहाँ आने दिया गया, मुझे यहाँ खाना मिल रहा है, तो मेरे साथ साथ इन कपड़ों का भी उतना ही शेयर है इस खाने पर। सो टीचिंग नो वन शुड बी जज्ड बाय देयर ड्रेसेस। ओके, सो किसी को भी उनके कपड़ों के हिसाब से जज करना ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, आप इंसान को उसके कपड़ों से अगर जज करोगे तो ऐसा भी हो सकता है वो किसी और से लाकर वो कपड़े पहन रहा हो, है ना, आपको नहीं पता हो कि वो कैसा है और क्या, बट किसी इंसान को अगर आप अच्छे से जानोगे, अंदर से जानोगे कि वो कैसा है, तभी आप उसकी इज्जत कर पाओगे, तभी वो आपकी इज्जत कर पाएगा। तो इस चैप्टर में हमने 3 स्टोरीज़ पढ़ी, तीनों अलग अलग थी, तीनों में अलग अलग सीख दी हुई थी, और इन सीख से हमें क्या समझ में आता है कि पहली चीज़ तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान का बनाया हुआ है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए जो चीज़ जैसी है उसे गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टोरी थी जो हमारी द बोरोड पॉट, उसमें क्या था कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने जाओगे तो जो अपना है वो भी गंवा बैठोगे, है ना। और थर्ड जो था रॉयल बैंक्वेट, उसमें क्या था कि किसी को कपड़ों से जज ना करें, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को उसकी ओवरलुक से जज करना गलत चीज़ होगी। ठीक है, सो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया हो। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज थी इसमें, आपको बहुत अच्छा मॉरल या टीचिंग इसमें दी गई है, जो सीख दी गई है वो आपको ज़रूर अपने साथ याद रखनी चाहिए। चलिए आगे इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वंडर्ड, सरप्राइज्ड, डेलिकेट, टेंडर और सॉफ्ट, बाल्ड, हेयरलेस, फॉरगिव, फॉरगेट, मिस्टेक, बोनस, एक्स्ट्रा गेन, बैंक्वेट, फीस्ट, और रैग्ड इन टॉर्न क्लोथ्स, मतलब फटे हुए कपड़े। ठीक है, ब्रेन टेस्टर, आंसर जोन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, व्हाट थिंग फेल ऑन नसरुद्दीन्स बाल्ड हेड? अ पम्पकिन, ऑप्शन ए, बी अ लीफ, ऑप्शन सी है अ वॉलनट। सो नसरुद्दीन के बाल्ड हेड पे क्या गिरा था? आ वॉलनट, सी ऑप्शन। ठीक है, इस पे आप टिक करेंगे। रेस्ट आपको जो बाकी हैं वो आप खुद रीड करेंगे और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर बी, fill in the blank with the help of the word given below. Pot, God, wine, dress, nature and turban. ये यहाँ पर वर्ड्स दिए गए, इनको आपको फिल करना है fill in the blanks में। नंबर 1 पे, Nasruddin saw some dash planted in a nearby field. So उसने क्या देखा था, क्या planted थे nearby field में? Vines planted थे, vines. ओके, यहाँ नंबर 1 पे आप वाइन्स फिल करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद से फिल करना है। सी, राइट T for true and F for false. Number 1, a walnut fell off the tree and stuck Nasruddin on his bald head.
सो दिस इज अ ट्रू आंसर स्टेटमेंट, क्योंकि एक वॉलनट जो था फॉल हुआ था ट्री से और स्टक किया था नसरुद्दीन के बाल्ड हेड पे. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. यहाँ पर आप टी मार्क करेंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप खुद रीड करेंगे और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद अपोजिट वर्ड. ओके, यहाँ पर अपोजिट वापस आपको मैच करना है. ठीक है, जैसे नंबर 1 पे हेवन. हेवन मतलब होती है जन्नत. हेल मतलब होता है नरक. ठीक है, जहन्नुम जिसे कह सकते हैं आप. नंबर 1 को आप मैच करेंगे ई ऑप्शन से. नंबर 2 पे है स्ट्रॉन्ग, इसको आप मैच करेंगे डी ऑप्शन वीक से. नंबर 3 पे है सरप्राइज. ठीक है, जिसका मतलब होता है कि आपको नहीं पता होना, और इसका ऑप्शन है ए प्रिडिक्टेबल, मतलब आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है. ऑप्शन ए. नंबर 4 पे है बिलीफ, मतलब आप मानते हो कि ये सही है जो भी आपके सामने है. और नंबर बी पे है डाउट, मतलब आपको इस चीज़ पे अभी भी डाउट है. और नंबर 5 है इमीडिएट, मतलब तुरंत. और नंबर सी पे ऑप्शन है लेट, मतलब कि देरी से. तो इसको आप इस तरह से मैच कर लेंगे. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ई है हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा. ओ माई गॉड. नंबर 1 पे है ओ माई गॉड फॉरगिव मी फॉर क्वेश्चनिंग योर वेज, यू आर इंडीड वाइज. सो नंबर 1 पे नसरुद्दीन मुल्ला नसरुद्दीन ने ये बात कही थी किससे, गॉड से. ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस जो बाकी पार्ट्स हैं इनको रीड करेंगे और इनके आंसर भी आप खुद फाइंड आउट करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू नसरुद्दीन ऑन विच ट्री शुड द पम्पकिन फ्रूट बी ग्रोन. ऑन द वॉलनट ट्री, क्योंकि वॉलनट ट्री हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, है ना. सो इसलिए ही थिंक दैट द पम्पकिन शुड बी ग्रोन ऑन, और pumpkin fruit be grown on walnut trees. सो इसका पहले का आंसर यही था. इसको आप अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो चैप्टर के जो पहली स्टोरी है उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है. जब यहाँ पर ये कहते थे, इन्होंने कहा था कि बट आई वंडर्ड व्हाई सच स्मॉल वॉलनट शुड बी ग्रोन ऑन सच अ ह्यूज ट्री विद अ थिक स्टेम और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. These branches could easily carry the great pumpkin that grow on the weak and delicated vine in the field. इस तरह से आप यहाँ से आंसर्स जो फाइंड आउट करके लिख सकते हैं. ओके, रेस्ट ऑफ द पार्ट आप क्वेश्चंस जो है जो बचे हुए हैं ये आप खुद रीड करो और इनके आंसर्स को फाइंड आउट करो. ग्रामर जोन. अंडरलाइन अ कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. कॉमन नाउन ऐसी चीज़ होती है जो हम एक बहुत जैसे ग्रुप के लिए जब हम यूज़ करते हैं. ठीक है, बड़े से ग्रुप के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कॉमन नाउन. और प्रॉपर नाउन तब जब हम किसी चीज़ का पर्टिकुलरली नाम लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पे मार्क करना है. द मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी. सो मिल्की वे जो है वो प्रॉपर नाउन है और गैलेक्सी जो है ये एक कॉमन नाउन है. नंबर 2 पे द बॉय थ्रू द बॉल टू हिज डॉग. बॉय, ठीक है, यहाँ जो बॉय है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. और डॉग भी यहाँ पर जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि डॉग जो है यहाँ पर उस डॉग का पर्टिकुलरली नेम नहीं है तो आप इसे कॉमन नाउन कह सकते हो, क्योंकि डॉग जो है वो सारी वेराइटीज़ के लिए यूज़ होता है. इसी तरह से आप बाकी भी इसमें फिल कर लेंगे, बाकी भी मार्क करेंगे. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, अयोध्या इज़ अ रिलीजियस प्लेस, डू यू थिंक दैट द डॉल्फिन विल विन द गेम. इस तरह से आप इसमें मार्क करेंगे क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ प्रॉपर नाउन है. ओके, नाउ divide the following noun into proper noun and common noun and collective noun. Okay, so proper noun, common noun और collective noun में आपको इसे अलग अलग करना है. डांसर्स जो है ये ग्रुप होता है, सो ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, बेंगलुरु जो है ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक सिटी का नाम दिया गया है प्रॉपरली. ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को रीड करेंगे, जैसे ट्रक, मोहन, गैंग, एवरेस्ट, टेरेस, बैंक्वेट, डांसर, ग्रुप, रीटा, कलेक्शन, कबर्ड, एलिवेटर, बेंगलुरु, लाइब्रेरी, क्राउड, फार्मर, आर्मी, लंदन, हर्ड, क्रूक, सुपरमैन, रोज, हरिद्वार एंड चेयर. सो यहाँ क्या कलेक्टिव नाउन है, क्या कॉमन नाउन है और क्या प्रॉपर नाउन है ये आप खुद सर्च करके लिखेंगे. कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग. The child is experiencing some difficulty in English. That's why he is taking some advice from the teacher. Conversation follows as. So एक बच्चा है जिसे इंग्लिश में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही है तो वो अपनी टीचर से यहाँ कॉन्वर्सेट कर रहा है उसके लिए एडवाइस लेने के लिए. तो ये कॉन्वर्सेशन आप पढ़ें. नंबर 1 स्टूडेंट और टीचर का कॉन्वर्सेशन है, तो स्टूडेंट बोलता है मे आई कम इन सर. टीचर प्लीज़ डू. Student, good morning sir. Teacher, good morning. Student,
I would like to talk to you about an issue. Teacher, oh sure, please proceed on. Student, you know sir, I am interested in learning English, but I often face some difficulties in doing so. Teacher, what are your main problems? Student, sir, I cannot understand most of the text that I read. Teacher, when you face such problem, you should at first guess the meaning of the word or phrase in the context. Student, it's a very good idea, sir. Teacher, also you must consult at least one good dictionary. Student, thank you, sir. Teacher, if you need anything else, let me know. Student, sure, sir. सो बच्चे और टीचर के बीच में यहाँ कॉन्वर्सेशन थी। बच्चे ने पूछा मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर ने बोला हाँ बिल्कुल। उसने टीचर को विश किया। उसके बाद टीचर से बोला कि मुझे एक इशू है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला कि हाँ पूछो क्या बात है। तो स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड तो हूँ, बट मैं इंग्लिश जब पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि। तो टीचर ने पूछा क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्या मेन प्रॉब्लम? तो उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट था उसने बोला कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता जो टेक्स्ट वहाँ लिखा हुआ है वो उसका क्या मतलब है। तो टीचर ने बोला कि तुम्हें टेक्स्ट का मतलब अगर पर्टिकुलरली नहीं भी समझ में आता तो तुम पूरे कंटेक्स्ट को जो रीड कर रहे हो तो उसका पूरा मीनिंग तो तुम्हें समझ में आता है ना कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस या जो है ये जो फ्रेज़ है ये क्या कहना चाह रहा है। तो तुम पहले इस तरह से उसका मतलब समझो, उसके बाद तुम कोई अच्छी डिक्शनरी ढूंढो जिसमें से वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट करो और उसके बाद उससे समझो। तो इस तरह से टीचर ने जो है बच्चे की हेल्प की और टीचर ने ये भी बोला कि जब तुम्हें कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे वापस आके पूछ सकते हो। तो ये था कॉन्वर्सेशन टीचर और स्टूडेंट का। नाउ स्पीकिंग, नाउ इनैक्ट द अबव कॉन्वर्सेशन विद योर क्लासमेट एंड ऑब्जर्व हु परफॉर्म द बेस्ट। अब आपको अपने क्लास में ये कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में करनी है और देखना है कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। नाउ द एक्टिविटी जोन है, इसमें ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ लायन एंड कलर इट नीटली। लायन की पिक्चर ड्रॉ कीजिए और नीटली कलर कीजिए उसे। Play zone, paste the picture of your favorite cartoon character in the space given and write 5 things about it. कोई भी कार्टून कैरेक्टर जो आपका फेवरेट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर 5 चीज़ें लिखनी है उसके बारे में। ठीक है, सो ये तो आपको बहुत फेवरेट काम होगा। आपको पता होगा कि आपको कौन सा कार्टून पसंद है, उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं या क्या ख़राब चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो उस कार्टून कैरेक्टर को आपका फेवरेट बनाती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे एंड होपफुली आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा, तीनों स्टोरीज़ को, उनकी टीचिंग्स को। पेंडिंग एक्सरसाइज जो बची हुई हैं, जितनी मार्क कराई गई हैं वो आपने कर ली होंगी और जो बची हुई हैं वो आप खुद रीड करेंगे, चैप्टर में से आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और इन्हें वापस यहाँ पर फिल करेंगे।